जय हिंद दोस्तों। तो आज हमने देखा था, अपने इस प्रीवियस लेक्चर में देखा था क्या दोस्तों, हमने डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बात किया था। डिफरेंट डिफरेंट फेमिनिज्म के बारे डिफरेंट डिफरेंट सॉरी हमने जो प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों बात किया था, मैक्रो एस्पेक्ट में बात किया था। फिर उसके बाद हमने कुछ माइक्रो एस्पेक्ट देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था दोस्तों, मैक्रो अप्रोच के अंदर हमने पॉजिटिविस्ट देखा था। फिर उसके अंदर हमने देखे थे दो टाइप के होते हैं। एक हमारी जो फंक्शनलिज्म जो होते हैं उसके बारे में हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था, एक हमारा फंक्शनलिज्म के अंदर हमने देखा था, फंक्शनलिज्म के अंदर कई सारे स्कॉलर थे दोस्तों, हम उनको देखे थे। फिर उसके बाद हम आज बात करेंगे जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कन्फ्लिक्ट आखिर में कहते किसे हैं दोस्तों। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हम वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा जरूर दोस्तों, कि कन्फ्लिक्ट अप्रोच के अंदर कौन कौन से अप्रोचेस आते हैं, ये सारा कुछ हम देखेंगे दोस्तों। देखिए पहले हम कुछ ओवरव्यू दे देते हैं दोस्तों। ये जो कॉन्फ्लिक्ट वाला जो हमारा अप्रोच है दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट यानी पता क्या चलता है आपको कॉन्फ्लिक्ट में, पहले ये बताइए आप जनरल पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल जैसे आपस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब हम लेक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए हमारा किसी से लड़ाई हो गया दोस्तों, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा हम डोमिनेशन करें, एक के ऊपर डोमिनेट करें। वो चाहेगा कि हम पर वो हावी हुए। तो सेम चीज यही चाहता है। जो कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच होता है वो देखता है कि कौन डोमिनेशन है दोस्तों, कौन आखिर में डोमिनेशन है उसके बारे में वो देखता है। उसके बाद ये देखता है क्या, कि किसके पास जो मेजोरिटी है, ये मेजोरिटी के ऊपर दोस्तों फोकस करता है, कि किसके पास दोस्तों मेजोरिटी अधिक है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ये अप्रोचेस वो फॉलो करता है दोस्तों। अगर हम बात करें जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है, वो किसके द्वारा ओरिजिन हुआ था। तो जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच है दोस्तों, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा ओरिजिन हुआ था। अब भी आपके इसके हमारा जो चैप्टर 4 है, थिंकर का पार्ट है, उसमें कंप्लीट जानकारी जानेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। अभी आप ये जानिए कि जो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल है हमारा, वो कौन किसके द्वारा ओरिजिन हुआ था, वो हमारा कार्ल मार्क्स के द्वारा हुआ था। अब ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल दोस्तों कहता क्या है, उसके बारे में देखते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल आखिर में बताता क्या है। जैसे एक फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप एक मूवी देखे होगी। मूवी एग्जांपल कौन सा आपको दे, खट्टा मीठा, आपने मूवी देखा है खट्टा मीठा। इस ये एक हम आपको एक जनरल पॉइंट है, ये एक मूवी है जिसमें फैमिली है, कि एक फैमिली के अंदर कई सारे मेंबर रहते हैं। जैसे ये हमारा फैमिली है, इसके अंदर क्या है, कई सारे मेंबर रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट, उसके पापा जी, ताऊ जी, चाचा चाची जो भी होते हैं, सब आपस में रहते हैं। आपस में एक फ्रेम है, वो क्या बाहर से क्या दिखेंगे, बाहर से सब हैप्पी दिखेंगे। यस, आपस में कोऑपरेशन बाहर से, ये आउटसाइड है दोस्तों, ये आउटसाइड है। लेकिन इनके आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में कभी नोक जोक है, कोई कंफ्लिक्ट है, आपस में क्या है, कोई ना कोई खचलप है। यानी क्या है दोस्तों, कि आपस में उनका कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, नॉट हैप्पी, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपस में अंदर से दोस्तों। अब एग्जांपल एक और देते हैं दोस्तों, ये एग्जांपल एक मूवी का है जो आपको इजीली समझ में आता है। एक दूसरा एग्जांपल देते हैं दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच का। आप रेसलिंग देखते होंगे, रेसलिंग में क्या होता है कि जब मान लीजिए एग्जांपल दे देते हैं, जैसे हमारे खली सर हैं और हमारे एक हो गए मान लीजिए जॉन सीना, ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। रेसलिंग वाले जो सीन है वहां पे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन अगर वही आपस में वो जब आउटसाइड मिलते हैं तो कैसा फ्रेंडली नेचर होता है दोस्तों उनका, कैसा फ्रेंडली। और इसके पहले कैसा नेचर होता है उनका दोस्तों, एनिमी लाइक। तो ये आप देख रहे हैं, बाहर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, ये डिफरेंसेस को जो पढ़े उसी को हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट अप्रोच। तो वो बताते हैं क्या, ये इनके कुछ कन्फ्लिक्ट स्कूल के हमारे कुछ उनके जो अप्रोचेज हैं, उनके जो कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब हम जो कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, पहला पॉइंट वो क्या कहता है कि ऑर्डर इज टेम्परेरी। ऑर्डर है क्या, वो टेम्परेरी है। और कन्फ्लिक्ट कैसे हैं, और जो हमारे कन्फ्लिक्ट हैं वो क्या है,
परमानेंट है दोस्तों। अब ये कैसे हो गया कि कंफ्लिक्ट हमारे कैसे परमानेंट हो गए, ये पहले बताइए। कि देखिए जैसे वो फैमिली देखे थे आप, खट्टा मीठा वाला फैमिली, उसमें क्या थे, परिवार बाहर से, ऑर्डर उनका क्या था, उनका अच्छा था, आपस में मिल जुल ये सारा कुछ कर रहे थे, एक वो टेम्परेरी लेवल पे था। लेकिन जो अंदर वो आए, वो देखे कि अंदर तो लड़ाई हो रहा है, वो कंफ्लिक्ट देखे कि कंफ्लिक्ट क्या है, वो परमानेंट है, वो ये मानते हैं दोस्तों। ये आप एज्यूम मत कीजिएगा, ये कंफ्लिक्ट स्कूल वालों का प्रिंसिपल है, वो आइडियोलॉजी, वो सोचते हैं ऐसा होता है। और दूसरा वो क्या सोचते हैं कि जो कंसेंसस है, अब कंसेंसस क्या होता है दोस्तों, कि सहमति, जो आप फैमिली वाला एग्जांपल देखे थे, वो बाहर से क्या है, सब कुछ कैसा आर्टिफिशियल है दोस्तों, कि बाहर से दिखावा कुछ और। वेदर इट इज व्हेन वी टॉक अबाउट द रेसलिंग एग्जांपल, जो रेसलिंग वाला हम एग्जांपल लिए थे, उसमें भी क्या था दोस्तों, कि वो आपस में लड़ रहे थे रेसलिंग वाले टाइम, लेकिन वो जब आउटसाइड मिल रहे हैं तो वो क्या है, फ्रेंडली नेचर है। तो वो बताता है कि हर एक चीज, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ थॉट क्या है, आर्टिफिशियल है दोस्तों, आर्टिफिशियल है, वो एक्चुअल नहीं है। इनका दूसरा ये थॉट है। और तीसरा थॉट क्या है, कि वो मानते हैं चेंज ओरिएंटेड, चेंज ओरिएंटेड, कोई भी चीज एग्जिस्टिंग है उसको वो परमानेंट स्टैब्लिश नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हमेशा कुछ न कुछ न कुछ न कुछ चेंजेस आए। आखिर में कन्फ्लिक्ट दोस्तों कैसे आएगा, कन्फ्लिक्ट तभी आएगा जब हमारे विचारों से, जब हमारे कॉन्सेंसस से आप खुश नहीं हो, तभी क्या होंगे, आपस में कन्फ्लिक्ट आएंगे। इसीलिए जो हमारे इनके थॉट है कि चेंजेस, स्पेलिंग दोस्तों थोड़ा देखते रहिएगा, क्योंकि थोड़ा इस पे टैबलेट पे लिख रहे हैं तो बोलने के साथ साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड, तो आप ये पॉइंट कुछ कुछ स्पेलिंग होगा तो आप उसे देख लीजिएगा। तो ये बताते हैं कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वाले कि जो आपस में चेंज है वो कैसा है, वो होना ही चाहिए, चेंजिंग ओरिएंटेड कॉन्फ्लिक्ट स्कूल। और जो एक और पॉइंट वो देते हैं दोस्तों, वो एक पॉइंट देते हैं कि जो डोमिनेशन का प्रेजेंस है वो मस्ट होना चाहिए, कि प्रेजेंस ऑफ डोमिनेशन ऑफ डोमिनेंट क्लास। इसका मतलब क्या है कि डोमिनेशन का प्रेजेंस है, जो हमारा कोई भी चीज होता है, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिक्स है, उसमें कहीं ना कहीं डोमिनेशन है, कोई एक हमारा कोई पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसका डोमिनेट है। तो बताता है कि हर एक चीज में जो सोसाइटी में चल रहा है, जितने भी सारे चीजें चल रहे हैं, उसमें कोई ना कोई डोमिनेशन है। जैसे आप कॉलेज में अगर पढ़ रहे हो तो वहां पे डायरेक्टर होते हैं, या तो रजिस्ट्रार होते हैं, या फिर अगर आप गवर्नमेंट में हो तो वहां पे सीएम होते हैं, या पीएम अगर नेशनल लेवल पे। तो बताते हैं वो कि सोसाइटी में जितने भी चीज एग्जिस्ट करते हैं उसके सभी के डोमिनेशन होते हैं दोस्तों। ये सारे कुछ डोमिनेशन के एस्पेक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के ये 4 पॉइंट है दोस्तों, जो कि वो लोग मानते हैं। पहला क्या है कि ऑर्डर हमारा टेम्परेरी है और कॉन्फ्लिक्ट परमानेंट है। स्टेबिलिटी वो टेम्परेरी है, कभी स्टेबिलिटी हो ही नहीं सकता। वो उस पर फोकस करते हैं, चेंजेस ओरिएंटेड है उनका, कि वो कैसा है, वो चेंज होगा। कोई भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो उस पर चेंजेस जरूर से जरूर होगी। फिर उसके बाद कोई भी आर्टिफिशियल जो चीज हम देखते हैं अपने विजुअल से, हर एक चीज को देखते हैं, वो कैसा है, वो एक आर्टिफिशियल है, वो परमानेंट नहीं है, वो रैंडम है, आर्टिफिशियल है। और उसके साथ साथ कह रहे हैं कि अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट करता है समाज में तो उसके डोमिनेशन जरूर से जरूर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल आपको दिए कॉलेज और गवर्नमेंट वाला। अब दोस्तों बात करते हैं हम कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के कुछ लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट, इसके अंदर दोस्तों 3 लोग आते हैं। पहला मार्क्सियन थॉट है, जो मार्क्स के द्वारा और मार्क्स के इंटरप्रिटेशन द्वारा। दूसरा क्या है, राल्फ डैरेनड्रॉप दोस्तों, सॉरी स्पेलिंग इसका दोस्तों, आप जरूर इसको लिखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डैरेनड्रॉप। और तीसरा क्या है, फेमिनिस्ट या फेमिनिज्म। ये 3 पॉइंट ऑफ व्यू जो हम पढ़ेंगे अपने इस चैप्टर में, जो हमारा अभी बेसिक कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। अभी बेसिक हम एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मार्क्सियन हो गए, रैंड डैरेनड्रॉप हो गए, फेमिनिज्म वाले एस्पेक्ट है गए। इनका जो एस्पेक्ट है कंफ्लिक्ट पे, इनका जो ये जो है, ये दे लार्जली डिफर ऑन एस्पेक्ट ऑफ वेयर द कंफ्लिक्ट इज प्रेजेंट।
उनका क्या है, ये तीनों लोग का आपस में कन्फ्लिक्ट है जरूर है, लेकिन उनका जो डोमिनेशन है, कौन डोमिनेट कर रहा है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट डिफरेंट है। मार्क्सियन का इकोनॉमिक्स है, रैंड डेरेड्रॉफ का पॉलिटिक्स है, फेमिनिज्म का जो है वो जेंडर है दोस्तों। तीनों आपस में कन्फ्लिक्ट है, तीनों कन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। वो बताते हैं कि दे लार्जली डिफर ऑन देयर एस्पेक्ट, वो सब अपने अपने एस्पेक्ट पे, लेकिन वो कॉन्फ्लिक्ट स्कूल वाले पे ही क्या है, उनके जो डोमिनेशन वाले पार्ट है, डोमिनेट वाले पार्ट है, उस पे उनका ये डिफरेंस है दोस्तों। तो बात करते हैं जो मार्क्सियन थॉट है, जो मार्क्स है, वो चाहता है कि वो बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स से ही हर चीज डोमिनेट करता है, हर चीज इकोनॉमिक डोमिनेट करता है। जैसे आप एग्जांपल फॉर मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आपके पास मैनेजमेंट हर चीज अच्छा है, आपके पास मैन पावर हर चीज है, लेकिन अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं हुआ, आपके पास पैसे नहीं है, कैपिटल आपके पास उतना पूंजी नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आप डोमिनेट नहीं कर सकते दोस्तों। ऐसा इनका मार्क्स का जो है वो थॉट है दोस्तों। और जो हमारे रैल्फ डेरेनड्रॉप है, वो मानते हैं क्या कि जितने भी डोमिनेशन है, कोई भी अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट कर रहा है समाज में, वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के द्वारा दोस्तों। वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के द्वारा। वो सजेस्ट करते हैं कि कोई भी अगर चेंज हो रहा है, कोई भी अगर चेंज हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, तो वो किसके द्वारा लीड किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के द्वारा दोस्तों। वो मानते हैं कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, जितने भी चेंजेस सोसाइटी में हो रहे हैं, वो पॉलिटिक्स के द्वारा। उनका मेन फोकस होता है क्या, पॉलिटिक्स पे होता है इनका फोकस। एग्जांपल अगर दोस्तों इनका एग्जांपल दें, जैसे अगर नीति आयोग जो कि एक पार्ट है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का, अगर वो डिसाइड करता है कैसे क्या चीज हमारे जो सोसाइटी में इंप्लीमेंट होगा, तो ये कहीं ना कहीं ये जो रैल्फ डेरेनड्रॉप बोल रहे हैं वो सही लग रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिक्स ही है जो समाज में, जो सोसाइटी में अगर कुछ भी हमको चेंजेस लाने हैं, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, पॉलिटिक्स के द्वारा। एग्जांपल दोस्तों नीति आयोग वाला आपको दिए कि नीति आयोग जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डिसाइड करता है, भले ही वो कैसा हो, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो या सोशल एस्पेक्ट हो, वो किसके द्वारा किया जा रहा है, और नीति आयोग किसके अंडर आता है, हमारे पॉलिटिक्स के अंदर आता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो रैल्फ डेरेनड्रॉप है दोस्तों, वो काफी हद तक सही नजर आ रहे हैं। अगर हम ये दो एस्पेक्ट हमने देखा, मार्क्सियन देखा कि कोई भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वो बात करते हैं, और हमने देखा रैल्फ डेरेनड्रॉप जो कि बताते हैं पॉलिटिक्स का डोमिनेट है, जो भी चीज पॉलिटिक्स चाहता है वो चीजें वो कर लेता है। वो जैसे एग्जांपल आपको दिए, अगर आप सोचिए कोई और एग्जांपल लेना है, तो जैसे आपका डिफेंस सिस्टम भी हो गया, जो भी पॉलिटिक्स चाहेगा वही डिफेंस सिस्टम में वही चीज में इंप्रूवमेंट होगा। तो पॉलिटिक्स एक सिंगल फैक्टर मानते हैं रैल्फ डेरेनड्रॉप दोस्तों। नेम मत भूलिएगा, नेम आपको जरूर रिमेंबर करना है। अब हम बात करते हैं फेमिनिज्म का दोस्तों। फेमिनिज्म, आपने इस टर्म को जरूर सुना होगा दोस्तों, फेमिनिज्म टर्म को आप जरूर सुने होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, हमने कई लोग को ऐसे भी देखा है, वो अपने आप को बोलेंगे कि हम फेमिनिज्म है, आई एम अ फेमिनिस्ट, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ टू बी फेमिनिज्म, बट उन्हें एक्चुअल में वो पता ही नहीं होता है कॉन्सेप्ट फेमिनिज्म का, बल्कि उनको फैक्टर ही नहीं पता होता है क्या क्या फेमिनिज्म है दोस्तों। इसके इंपॉर्टेंस ये है, आपके जो यूपीएससी उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर ऑफ फेमिनिज्म, फेमिनाइज ऑफ फेमिनिज्म, तो दोस्तों माइंड में केवल एक ही फेमिनिस्ट आता है, क्या, पैट्रियार्की, पितृ समाज। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इनके पास रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, उनके पास क्या है, सही है, लेकिन आपके पास पॉइंट होना चाहिए, फैक्टर होने चाहिए, डिफरेंट अप्रोचेस होने चाहिए। तो बात करते हैं हम दोस्तों फेमिनिज्म के बारे में कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। जो फेमिनिज्म होता है उसका वो भी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं दोस्तों। ये भी किससे, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। और इनका जो डोमिनेशन होता है किस लेवल पे, जैसे हमने देखा था, वी कैन सी इन अ मार्क्स डोमिनेशन फ्रॉम इकोनॉमिक्स एंड रैल्फ डेरेनड्रॉप्स द पावर इज कंट्रोल फ्रॉम द पॉलिटिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द फेमिनिज्म फ्रॉम वेयर द पावर इज कम, वेयर द डोमिनेशन इन कम, वो
चाहते हैं कन्फ्लिक्ट कहां पे प्रेजेंट हो, वो बताते हैं कन्फ्लिक्ट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ जेंडर। यस दोस्तों, वो किस पे फोकस करते हैं, जेंडर के ऊपर, कि हमारा जो फेमिनिज्म वाला एस्पेक्ट है वो कन्फ्लिक्ट बताते हैं। कन्फ्लिक्ट कहाँ है, लेवल ऑफ जेंडर पे है, कि जेंडर में कोई रोल है कि मेल को कम दिया, फीमेल को कम, मेल को ज्यादा। ये सारा कुछ क्या है, हमारा फेमिनिज्म के लेवल पे, जो जेंडर लेवल पे कन्फ्लिक्ट है उस लेवल पे है दोस्तों। अगर हम बात करें कि हमने क्या किया था, हमने कन्फ्लिक्ट अप्रोच देखा था, उसके अंदर हम देख रहे हैं फेमिनिज्म। अब फेमिनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं दोस्तों। पहले हम पार्ट का बारे में बात करें तो पहला जो हमारा पार्ट है, मान लीजिए लिबरल, लिबरल फेमिनिज्म। दूसरा हमारा कौन सा है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तीसरा हमारा कौन सा है दोस्तों, पोस्ट मॉडर्निस्ट। और इसके दो और एस्पेक्ट हैं, एक है सोशलिस्ट और एक है हमारा रेडिकल फेमिनिस्ट। ये हमारे कुछ फैक्टर हैं। अगर कुछ और अगर आपको फैक्टर ऐड करने, तो जैसे वेस्टर्न कंट्री में एक ब्लैक फेमिनिस्ट है, और हमारे इंडिया में अगर बात करें तो एक और है दलित फेमिनिस्ट। तो ये कुछ फैक्टर है। सोचिए अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हो, लोग जहां पैट्रियार्की केवल लिख रहे हैं, अगर आपके पास इतना पॉइंट ऑफ थॉट है, लिबरल, मार्क्सिस्ट, पोस्ट मॉडर्निस्ट, सोशलिस्ट, रेडिकल, और जो हमारा क्या है ब्लैक, दलित, फेमिनिस्ट, ये सारा कुछ अगर आपको पता है तो क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, सोचो दोस्तों। आप एक डिफरेंट आंसर बना सकते हो। अब बात करते हैं इसके एक एक के बारे में। पहला हम अगर बात करें लिबरल, लिबरल फेमिनिस्ट हम किसे कहेंगे, पहले क्वेश्चन का हम बात करते हैं कि लिबरल जो बात करता है, जो लिबरल फेमिनिस्ट है, वो बात करता है क्या, कि कहीं ना कहीं पब्लिक स्फेयर में, पब्लिक स्फेयर में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है वोमेन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन नहीं है। दोस्तों दिमाग से सोचिएगा, वो क्या बोल रही हैं कि पब्लिक स्फेयर, पब्लिक स्फेयर जो है हमारा, ये क्या बात कर रहा है, आउटसाइड, कि बाहर जो वोमेन का प्रेजेंटेशन होना चाहिए वो नहीं है। वो इसी के ऊपर क्या फोकस करते हैं, वो कहते हैं कि जो लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्फेयर, एंड द पब्लिक स्फेयर इट मींस नॉट इन होम्स, इट मींस आउटसाइड द होम, वो बताते हैं। अब उसका ये लिबरल वाले जो है वो सॉल्यूशन क्या देते हैं दोस्तों, वो देखते हैं। जो लिबरल वाले हैं वो सॉल्यूशन पहला देते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिए इन एजुकेशन एंड वर्क। ये हमने देखा लिबरल वाले क्या बोलते हैं और उसके सॉल्यूशन उन्होंने क्या क्या बताया है। और दूसरा क्या है कि हम अगर एजुकेशन प्रोवाइड कर दें, वर्क सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा। और दूसरा अप्रोच है क्या दोस्तों, वो बोले लीगल मेजर्स लाना चाहिए, कुछ लीगल जो गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएटिव लाना चाहिए, जिसके कारण जैसे हम यहाँ पे रिजर्वेशन लाया गया है दोस्तों, ये एक हमारा लिबरल फेमिनिस्ट वाला ही अप्रोच है दोस्तों, कि हम कई सारे लीगल मेजर्स लाएं जिसकी वजह से वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाए। उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, कि जो लिबरल फेमिनिस्ट बोलता है। अगर तीसरा हम बात करें कि हमको चेंजिंग करना होगा क्या एटीट्यूड में, कि जो हमारे कन्वेंशनल थॉट है, ऑर्थोडॉक्स थॉट है, उसमें हमको कहीं ना कहीं चेंजेस करने की जरूरत है। मेन में हो या हमारे वुमेन में हो, दोनों में हमको चेंजेस करने की जरूर से जरूरत है, क्योंकि इसके बिना हमारा थॉट कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो इसलिए वो फोकस करते हैं, वो स्ट्रेस करते हैं कि हमको एक रिफॉर्म करने की जरूरत है दोस्तों।
हमको एक रिफॉर्म करने का, किसमें, स्ट्रक्चर जो हमारा चले आ रहा है, हमको इसमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, हमको इसको इंप्रूव करना है। जो हमारा रिफॉर्म है स्ट्रक्चर में, उसको हम एक मॉडर्निस्टिक पॉइंट, एक हमारा एक मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू को सोच रहे हैं दोस्तों। तो ये पॉइंट हमको लिखना होगा कि लिबरल वाले क्या बोलते हैं कि हमारा कहीं ना कहीं वुमेन में, पब्लिक वुमेन का रिप्रेजेंटेशन पब्लिक स्फीयर में नहीं है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, कई सारे सॉल्यूशन देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू थॉट रखते हैं कि आदमी का प्रेजेंटेशन नहीं है उसमें, मैन हमारा जो वर्क है, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारे चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, जेंडर में कंफ्लिक्ट अप्रोच हो रहा है। तो इसलिए वो सॉल्यूशन देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन देते हैं, जो हम यहाँ पे देखें। अब हम बात करते हैं दोस्तों मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट अप्रोच से, जो हमारे फेमिनिज्म है। अब हम उनके बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट है, उनके कॉजेस जो है दोस्तों ना, वो सिमिलर है, इसीलिए हम इसको साथ में लिख रहे हैं। इनके जो कॉजेस सिमिलर है, लेकिन जो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों, वो इन दोनों में डिफरेंट है। कॉज सिमिलर है। अब कॉज क्या है कि वो कॉज बता रहे हैं कि जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट फेमिनिज्म वालों का कॉज क्या है दोस्तों, कॉज है कि द कॉज ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन, द कॉज ऑफ वुमेन सबऑर्डिनेशन, जो वुमेन सबऑर्डिनेशन का कॉज है दोस्तों, वो क्या है, कैपिटलिज्म। अब ये कैसे हुआ कैपिटलिज्म? कैपिटलिज्म क्या कर रहा है दोस्तों कि जो वुमेन की वर्क है, जो वुमेन का वर्क है, कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, जो वुमेन का वर्क है वो शिफ्ट कर रहा है, कहाँ, होम तक ही। वो बोल रहा है कि जो औरत हैं, जो महिलाएं हैं, उनका जो वर्क है वो घर तक सीमित है। तो वो क्या कर रहा है, कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, शिफ्टिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फ्रॉम होम टू फैक्ट्री, रेस्ट्रिक्टेड वुमेन रूल्स। ये क्या कर रहा है, जो कैपिटलिज्म है वो रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो आगे आने नहीं दे रहे वुमेन को कि वो होम से फैक्ट्री जाए वर्क करने के लिए। तो वो क्या कर रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं वुमेन को। तो कहीं ना कहीं ये कॉज है जिसके कारण वुमेन का जो रोल है वो रेस्ट्रिक्ट हो जा रहा है। अपने आप को वो क्या कर रही है, डिपेंडेंट बना दे रही है, किसके ऊपर, मेन के ऊपर। इनका ये कॉज है कि वुमेन का जो सबऑर्डिनेशन है वो हमारा दोस्तों कैपिटलिज्म द्वारा हो रहा है। कैपिटलिज्म का मतलब क्या, कि कैपिटलिज्म जो फैक्ट्री ओनर है वो रेस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं वुमेन को कि आप केवल घर तक का ही काम कर सकती हो, वो फैक्ट्री तक उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वुमेन जो है वो डिपेंडेंट हो जा रही है ऑन द मेन। If they are not having earning money, then how can we it be different? How can we it dependent on their themselves? So called it dependent on the men for because of the restriction will be improved by for the man. They will be go in the factory and earn money and give to the women and run their family. That's why women have not any dependent on their self. They will be dependent on their men. That's why the women subordination because of the capitalism, that will be talk of the Marxist and socialist approach। वो इसलिए इन दोनों पे बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों इनके सॉल्यूशन क्या है, अब इनके सॉल्यूशन क्या है दोस्तों उसके बारे में बात करते हैं। कॉजेस तो दोनों बात करते हैं सेम है, लेकिन जो अगर सॉल्यूशन का बात करें, अगर मार्क्सिस्ट अप्रोच है तो वो क्या बोलता है, जो मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट वाले हैं वो बोलते हैं कि हमको क्या करना होगा, रिवोल्यूशन लाना होगा, हमको रिवोल्यूशन, क्रांति लाना होगा। और जो कैपिटलिज्म वाले हैं, जो ओनर हैं, उन्हें हमको क्या करना होगा, उनको डिमोलिश करना होगा, इनको खत्म कर देना होगा, डिमोलिश कर दे इन्हें, हम कैपिटलिज्म को हम दोस्तों हटा दें। उनका एक सॉल्यूशन ये है मार्क्सिस्ट जो फेमिनिज्म है। अगर हम बात करें सोशलिस्ट वाले जो हैं वो क्या बोल रहे हैं, जो सोशलिस्ट फेमिनिज्म है वो हमारे क्या बोल रहे हैं, सोशलिस्ट फेमिनिज्म बोल रहे हैं कि हमको कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करना होगा। वो सीधे हटाने का नहीं बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म को रिफॉर्म करने की जरूरत है दोस्तों, रिफॉर्म करने की उन्हें जरूरत है, और अपने आप को इनेबल करें कि ज्यादा से ज्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोस्तों।
वुमेन का क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोस्तों। उनका एक ये सॉल्यूशन वो कह रहे हैं कि कैपिटलिज्म को क्या करना होगा, इनेबल करना होगा कि कोई भी अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी अगर वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं हमें ज्यादा करना है। ये हमारा एक सॉल्यूशन है जो कि हमारे सोशलिस्ट अप्रोच वाले देते हैं। और उसके बाद एक आता है हमारा दूसरा जो है, वो हमारा आता है रेडिकल फेमिनिस्ट। अब रेडिकल फेमिनिस्ट वाले क्या बात करते हैं दोस्तों, कि जो वुमेन का सबऑर्डिनेशन है, जो वुमेन का सबऑर्डिनेशन है, वो क्यों हो रहा है दोस्तों वुमेन का सबऑर्डिनेशन, क्योंकि बायोलॉजी ऑफ द वुमेन इज द मेन कॉज। वो बात करते हैं रेडिकल वाले कि जो बायोलॉजी है वो अधिकतर कॉज है कि कहीं ना कहीं वुमेन का सबऑर्डिनेशन हो रहा है। वो कॉज बता रही हैं कि कॉज है वुमेन सबऑर्डिनेशन। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैन नहीं कर पाएंगे वो, और जो हमारा अब वुमेन है वो वर्क नहीं कर पाएंगे जितना मेन वर्क कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बायोलॉजी है जो वुमेन का सबऑर्डिनेशन में कहीं ना कहीं है, वो कर रहा है, सबऑर्डिनेट कर रहा है वुमेन को। तो वो एक वे आउट बताते हैं कि जो आज के समय है, जो अधिकतर सुने होंगे आपकी जो वुमेन है, वुमेन क्या है कि मेन के बिना बच्चा पैदा नहीं कर सकते। ये थॉट होता है हमारे रेडिकल फेमिनिस्ट का कि विदाउट द हैविंग मैन यू कैन नॉट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। दैट इज द मीनिंग ऑफ थॉट, दैट विल बी थॉट ऑफ द रेडिकल फेमिनिस्ट, एंड दैट विल रेडिकल फेमिनिस्ट टोल्ड व्हाट आर द कॉजेस, दे विल बी टोल्ड। बट रेडिकल फेमिनिस्ट आल्सो वे आउट सॉल्यूशन गिव it say that the use of modern technology like IVF to end the complete dependence on the man, कि वो आज के समय मॉडर्न जितने हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है दोस्तों, वो इतने इंप्रूव हो चुके हैं, इतने इंप्रूव हो चुके हैं, जैसे IVF हो गए, कई सारे टेक्नोलॉजी हो गए, जो कि मेन के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस था, जो हमारा डिपेंडेंस था वो कंप्लीटली खत्म हो गया, वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। आज के समय वुमेन सबऑर्डिनेट नहीं है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारा क्या है दोस्तों, इंप्रूव हो चुका है। अगर बात करें दोस्तों कि इनका गोल क्या है, वो गोल इनका जो असलियत में होता है दोस्तों ना, लोग जो मानते हैं, कहते हैं हम फेमिनिज्म है, इसके पहले वाले जो हमने देखा सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट अप्रोच देखा, उसके बाद हमने कई सारे जो अप्रोचेस देखे थे, लिबरल अप्रोच देखे थे, वो क्या करते थे, वो इक्वेलिटी के ऊपर बात करते थे। जो प्रीवियस वाले हमारे थे मार्क्सिस्ट अप्रोच, सोशलिस्ट अप्रोच, जो हमारे लिबरल अप्रोच थे, ये किसके ऊपर बात करते थे, इक्वेलिटी के ऊपर बात करते थे। लेकिन जो रेडिकल वाले हैं दोस्तों ना, रेडिकल वाले का एग्जाम्पल एक आपको दे रहे हमारे एस फायरस्टोन, ये नेम है दोस्तों, ये कुछ थिंकर के नेम है जो कि आपको रिमेंबर करने होंगे दोस्तों। इनका नाम पूरा नाम है सुला स्मृति फायरस्टोन, या तो ब्राउन मिलर हो गए। ये आपको कुछ नेम क्या करने, याद करने। वो बताते हैं कि हमारा केवल मोटो इक्वेलिटी नहीं है, बल्कि हमको क्या चाहिए, डोमिनेशन ऑफ वुमेन चाहिए। ये क्या चाहते हैं, डोमिनेशन ऑफ वुमेन, कि वुमेन क्या करे, डोमिनेट करे। पहले क्या हो रहे थे, मेल कर रहे थे, लेकिन वुमेन डोमिनेट करे किसके ऊपर, ओवर मैन। ये इनका मोटो है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, गाइनोसेंट्रिसिज्म। जो अधिकतर लोग बात करते हैं ना कि दोस्तों कि हम क्या है, पैट्रियार्की से मैट्रियार्की आ जाएंगे। नहीं दोस्तों, मैट्रियार्की क्या है, बस लीगल वर्जन है, लेकिन जो रियल में हमारा डोमिनेशन अगर मैन को लाना है ना, तो दोस्तों गाइनोसेंट्रिसिज्म उसे बोलते हैं, जो कि एस फायरस्टोन एंड ब्राउन मिलर बोलते हैं दोस्तों, गाइनोसेंट्रिसिज्म। रेडिकल वाला इक्वलिटी अप्रोच है ही नहीं। रेडिकल जो फेमिनिस्ट है उनका अप्रोच ये है कि वो डोमिनेट करे मैन के ऊपर। वो वुमेन का सबऑर्डिनेशन नहीं, डोमिनेशन चाहते हैं वुमेन का दोस्तों। इनके द्वारा जो इनके द्वारा अगर रेडिकल फेमिनिस्ट का बात करें तो मानते हैं कि जो लेस्बियन होते हैं वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक ट्रू फेमिनिस्ट है।
वो ये मानते हैं कि उनका जो डोमिनेशन है मेन के ऊपर कंप्लीटली नहीं है, एकदम नहीं है उनका, कंप्लीटली वो इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए वो मानते हैं जो लेस्बियन है वो एक रेडिकल फेमिनिस्ट है, ट्रू फेमिनिस्ट है, उनका ऐसा ये अप्रोच है दोस्तों। तो इसके बारे में हमने देखा रेडिकल फेमिनिस्ट के बारे में। अब बात करें दोस्तों पोस्ट मॉडर्निस्ट के बारे में। जो पोस्ट मॉडर्नी, ये हमारा फेवरेट है दोस्तों, ये हमारा फेमिनिज्म का है, ये मेरा खुद का फेवरेट है दोस्तों। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले जो हैं, फेमिनिज्म वाले, ये किस पे फोकस करते हैं, इनका जो कॉजेस है वो क्या है, इसके ऊपर हम फोकस करते हैं। इनका जो मेन कॉजेस ये बोलते हैं कि वुमेन का जो हमारा ऑपरेशन है, जो वुमेन ऑपरेस्ड की जा रही है, उसका मेन रीजन क्या है, लैंग्वेज। उनका मेन जो कहते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट वाले जो फेमिनिस्ट हैं, वो कहते हैं लैंग्वेज ही मेन रीजन है जो कहीं ना कहीं वुमेन को ऑप्रेस कर रहा है। जैसे एग्जांपल दोस्तों कह सकते हैं सी, वो बोलते हैं कि हमारा जो सी है वो बिना मैन के कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं लैंग्वेज हमारा सबसे बड़ा फोकस है। और कई जगह आप सुने होंगे चेयरमैन होता है दोस्तों, चेयर वोमेन नहीं होता है, मतलब क्या है, वहां पे मेन है। पहले से हमारे आइडियोलॉजी में लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज इज फ्रेम्ड बाय पैट्रियार्कल। यहाँ पे देख रहे हैं लैंग्वेज जो है वो पैट्रियार्कल है, पैट्रियार्कल कल्चर है मैनर में। और इसीलिए क्या होता है, कोई भी जो फेमिनिज्म जो, इसीलिए क्या आता है फेमाइनाइन, जो हमारे फेमाइन ट्रेट आ जाते हैं, यानी क्या हो जाते हैं कि हमारे सोसाइटी में एक सबऑर्डिनेशन का कल्चर इवॉल्व हो जाता है कि हाँ चेयरमैन होता है, मतलब यहाँ पे केवल मेन होगा, वुमेन नहीं होगा। तो ये कई सारे ये बताते हैं कि जो हमारे ये लैंग्वेज में है ना, वही में सबऑर्डिनेशन है। जैसे लोग कहेंगे मर्द को दर्द नहीं होता, वाई दे आर टेलिंग लाइक मेन को कभी दर्द नहीं होता है, but actually they are using language for subordination of the women, for domination of themselves, of the men. That's why he tell मर्द को दर्द नहीं होता। Why are you not crying like girl? क्यों अब गर्ल, why are you crying like girl? वो बताते हैं कि गर्ल मतलब गर्ल क्या हमेशा रोती है। तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज है दोस्तों, कि लैंग्वेज जो है वो सबऑर्डिनेशन में हमारा हेल्प करता है दोस्तों। तो इसीलिए क्या, अब पहले जैसे लाएंगे, इसके लिए वो सॉल्यूशन क्या बताते हैं, ये सॉल्यूशन बताते हैं दोस्तों कि हमको लैंग्वेज में चेंज करने की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों, कि लैंग्वेज टू बी चेंज। जैसे कन्यादान होता है दोस्तों, क्या आप कन्या को दान कर लो, नहीं, आज के समय हमको उसको लैंग्वेज चेंज करके कन्यादान की जगह हमको कन्या मैन करना चाहिए। यहाँ पे कन्या मैन, सॉरी दोस्तों, कन्या मैन नहीं, मैन दान होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा नहीं, मैन दान होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कन्या नहीं, हमारा मैन दान होना चाहिए। ये जो हमारा पर्सपेक्टिव है वो बताते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें सही में एस्पेक्ट आता है यार। मैं जब छोटा था तो हमारे दिन में यही था, रो रहे हो लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो। लैंग्वेज कहीं ना कहीं सबसे अधिक कारण हो सकता है, क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजी में इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों। क्या आप सोचते हो, क्या नहीं सोचते हो, उस पर इंफ्लुएंस करता है। तो इसीलिए वो चेंजेस चाहते हैं कि लैंग्वेज में चेंज होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्निस्ट फेमिनिज्म वाले यही चाहते हैं दोस्तों कि हमको लैंग्वेज में इंप्रूवमेंट करना है, रेदर वेदर इट इज इकोनॉमिक और कैपिटलिज्म मुझे दे दे, वो सारा कुछ साइड है, लेकिन हमको जो लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में अगर इंप्रूवमेंट कर दे दोस्तों ना, तो कहीं ना कहीं ये ज्यादा पर्सपेक्टिव नजर आता है दोस्तों। तो ये फेमिनिज्म के कुछ अप्रोचेस थे, तो हमने देखा कौन कौन से, एक बार रिवाइज करा देते हैं दोस्तों। कि पहले हमने देखा क्या, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के बारे में देखा। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के बारे में हमने 3 अप्रोचेस देखे थे। कार्ल मार्क्स हमने देखा, फिर उसके बाद जो कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी था वो कैसा था, और कई सारे कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के हमने क्या देखे थे, पॉइंट देखे थे। ये 4 पॉइंट है कि कॉन्फ्लिक्ट स्कूल आखिर में चाहता क्या है हम लोगों से, वो चीजें हमने देखे। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के कुछ पार्ट देखे, मार्क्सियन पार्ट देखे, डायरेक्ट ड्रॉप पार्ट देखे और फेमिनिज्म पार्ट देखे। उस तीनों का जो डोमिनेशन है वो किस पे है, कि कौन डोमिनेट कर रहा है,
कॉजेस तो सबका सेम है, वोमेन सबऑर्डिनेशन, उसमें जो डोमिनेशन वाला लेवल है वो डिफरेंट डिफरेंट है दोस्तों। हमने बात किया था फिर उसके बाद जैसे मार्क्सियन का इकोनॉमिक था, रैंड डेरेफ का दोस्तों क्या था हमारा पॉलिटिक्स है, कि समाज में अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रहा है। फिर उसके बाद फेमिनिज्म पे बात करते हैं, जो इनका लेवल किस पे होता है, जेंडर पे ये बात करते हैं। फिर फेमिनिज्म के अंदर हमने ये सारे टाइप देखे थे दोस्तों, कि लिबरल कौन है, मार्क्सिस्ट कौन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट कौन है, सोशल और रेगुलर जो रेडिकलिस्ट है ये कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद लिबरल के बाद बात की, मार्क्सिस्ट अप्रोच के जो सोशलिस्ट अप्रोच है उसके बारे में बात की। फिर उसके बाद हमने उसके सॉल्यूशन देखे। फिर रेडिकल फेमिनिस्ट के बारे में बात किया। फिर उसके बाद हमने बात किया पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हमारे थे उसके बारे में बात किया। अगर हम एक और चीज हमारा दिखता है दोस्तों, जो हमारा एक और पॉइंट है वो क्या है दोस्तों, हमने देखा था कई सारे अप्रोचेस देखे थे, अब उसमें हम बात करते हैं एक कुछ नियो मार्क्सिस्ट का दोस्तों, सॉरी नियो मार्क्सिस्ट। हमने कन्फ्लिक्ट स्कूल की बात की थी, कन्फ्लिक्ट में हमने मार्क्सिज्म देखा था, मार्क्सिस्ट का अप्रोच देखा था। अब एक नियो मार्क्सिस्ट टर्म आता है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए जरूर से, इसलिए ये टर्म थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि इनका जो नियो मार्क्सिस्ट क्या होते हैं, वो दे एक्सेप्ट इंटायर थ्योरी और व्यू पॉइंट ऑफ द मार्क्स विद वेरिएशन वन पॉइंट। ये मार्क्स के सभी पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं लेकिन एक पॉइंट को नहीं छोड़ के, प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन। वो एक पॉइंट कौन सा है दोस्तों, प्रोलिटेरिएट रिवोल्यूशन। इसमें जो मार्क्स वाले जो हैं, जो मार्क्स वो क्या बोलते हैं प्रोलेटेरिएट में, कि जो ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस है वो ऑटोमेटिकली आएगा। जो हमारा जो ऑपरेस्ड हो रहा है उसके अंदर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, चेतना आएगी, कॉन्शियसनेस आएगी, जिसके ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस उसका जागृत होगा और प्रोलेटेरिएट रिवोल्यूशन करेगा। लेकिन जो नियो मार्क्सिस्ट वाले हैं दोस्तों, वो क्या सोचते हैं कि वो बताते हैं कि ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि जो ऑपरेट हो रहा है वो रिवोल्यूशन करे, बल्कि हमको क्या करना होगा, हमको अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, हमको एक्सप्लॉयटेशन का बताना होगा कि वो कैसे एक्सप्लॉयट हो रहे हैं। क्योंकि आप अगर सोचोगे, अगर आप जानोगे भी नहीं कैसे एक्सप्लॉयट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आपको देते हैं, जैसे कोई भी जो इकोनॉमिस्ट है, जैसे नमक कोई बेचता है कैसे करता है, देश का नमक, देश की सेहत देश का नमक। यानी यहाँ पे क्या ला रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे जो देश की नमक, ये क्या देश का नमक है दोस्तों, सही है, लेकिन एक नेशनलिज्म ला रहे हैं। जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है उसमें नेशनलिज्म ला रहे हैं, तो आपको एक चीज के लिए क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको नेशनलिज्म के नाम पे उसको कंज्यूमरिस्ट बना रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हो कि आप खा रहे हो देश का नमक। और कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देश की मिट्टी से देश को बनाते हैं, सीमेंट का एग्जाम्पल जैसे भी होता है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइडियोलॉजी यूज किया जा रहा है, नेशनलिज्म का यूज किया जा रहा है दोस्तों। तो ये हम बताते हैं कैसे जो नियो मार्क्सिस्ट होते हैं दोस्तों, जो नियो मार्क्सिस्ट होते हैं वो क्या बताते हैं कि कैसे डोमिनेशन वाले जो डोमिनेंट है वो कैसे हमारे आइडियोलॉजी के जो मासेस की जो आइडियोलॉजी होते हैं उसके साथ कैसे वो खेल रहे हैं। इसको इसलिए हमको क्या करने का जरूरत है, अवेयर करने का जरूरत है, एक्सप्लॉयटेशन से बचाने का जरूरत है, बताने का जरूरत है। इसलिए वो बताते हैं कहीं ना कहीं हमको एक काउंटर आइडियोलॉजी चलाने का जरूरत है। कैसा काउंटर आइडियोलॉजी, हमको एक काउंटर आइडियोलॉजी चलाने का जरूरत है जो हेल्प करेगा, प्रोवाइड करेगा, जनरेट करेगा अवेयरनेस कि आप जो सोच रहे हो कि कैसे कैपिटलिज्म, जो हमारे कैपिटलिज्म है वो क्या कर रहे हैं, एक फॉल्स जो हमारे फॉल्स नीड को कैसे, जो फॉल्स नीड को फुलफिलमेंट करवा रहे हैं हमसे। जैसे एग्जांपल मान लो दोस्तों कि आप जैसे वर्कर है, वो वर्क हार्ड करता है, क्यों, क्योंकि वो कुछ जो एक्सप्लोसिव चीज है, जो कैसे कई सारे जो हमारे लग्जरियस चीजें हैं
उसको वो एंजॉय कर सके, कंज्यूम कर सके। इसलिए वो वर्कर क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तो सोचिए दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट द्वारा जो हिडन आइडियोलॉजी है वो यूज किया जा रहा है। वो बताते हैं कैसे अगर वो पिकनिक पे गए, वहां की चीजों को कंज्यूम किए, ये सारा कुछ दोस्तों आइडियोलॉजी है। नियो मार्क्सिस्ट वाले मानते हैं दोस्तों कि हमको इसको क्या करना होगा दोस्तों, इसको हमको काउंटर करने का जरूरत है। किसके द्वारा, अवेयरनेस फैला के करने का जरूरत है। ये फॉल्स जो हमारे नीड्स है कैपिटलिस्ट को, इसको हमको एंड करना होगा, और जो हमको अवेयरनेस क्रिएट करने का दोस्तों जरूरत है। तो दोस्तों ये हमने देखा कुछ हमारे जो मैक्रो अप्रोच के रह गए थे कॉन्फ्लिक्ट स्कूल, जो नियो मार्क्सिस्ट स्कूल थे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कुछ माइक्रो एस्पेक्ट में, जो हमारा था पार्ट माइक्रो सोशल एक्शन, या तो हमारा वॉलंटरीज, जो वॉलंटरिस्टिक थे उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो एक लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने यूनिट नंबर 1 को, जो सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन है दोस्तों। अभी हमारा क्या हो रहा है, एक बेस क्रिएट हो रहा है कि आप अभी जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो ये सारा चीज आपको क्या लगेगा, एक इजी लगेगा, एक इजी वे में आप क्या करोगे, समझ पाओगे दोस्तों। तो इसलिए ये जो हमारे थॉट है, ये जो चीजें आप डेवलप आपके अंदर हम कर रहे हैं, इसको नोट्स बनाइएगा दोस्तों जरूर, क्योंकि ये हेल्प करेगा जब आप आगे पढ़ोगे। ये सारे थॉट दोस्तों एक ब्रीफ में पढ़ोगे। ये हम आपको एक आइडियोलॉजी दे दे रहे, एक छोटा सा व्यू पॉइंट दे दे रहे हैं। इसलिए आपको ये लेक्चर कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर में, जो असली चैप्टर है सिलेबस में दोस्तों। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद।